हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ साइंस को डिस्कस करेंगे। हम आज 20 अप्रैल का जो पेपर हुआ था इसके 35 सवाल है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन एक पार्ट में ये नहीं जाएगा, तो पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7 में ये जाएगा। दो पार्टों में 15 और 18 ऐसे करके कर लेंगे। तो इससे के पहले जो था उसमें 14 और 17 का 30 या 32 क्वेश्चन यहाँ का था, 32 क्वेश्चन यहाँ का था। तो 64 जो सवाल हैं उनको काफ़ी डिटेल से मैंने पार्ट नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया है। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। लिंक जो है वो उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल पूछ रहा है कि स्टडी ऑफ लाइफ आउटसाइड द अर्थ, पृथ्वी से बाहर जो जीवों के अध्ययन जो होता है, जीवन या फिर जीव जो भी कह लो, उस जीवों का अध्ययन या फिर जीवन का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है। तो जूलॉजी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जूलॉजी तो विज्ञान की वह शाखा होती है जहाँ पे एनिमल्स का स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री भी नहीं कहा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? बायोकेमिस्ट्री होता है कि जीवों के भीतर जो जीव हैं, जो एनिमल हैं, उनके भीतर होने वाले जितने भी केमिकल प्रोसेस हैं उनको यदि हम स्टडी करते हैं तब ना वो बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। तो तीसरा ऑप्शन बच जाता है जीनोबायोलॉजी। जीनोबायोलॉजी, तो जैसे ही आप ये शब्द देख रहे हो, XENO, ये जो जेनो शब्द आप देखोगे तो आपको ध्यान आना चाहिए। यदि कभी भी आपने इंग्लिश पढ़ा होगा तो आप रूट वर्ड जब पढ़ोगे तो जेनो मतलब ही होता है विदेशी या फिर अपरिचित, फॉरेनर या फिर स्ट्रेंज। या तो आप इसको स्ट्रेंज बोल दो, या तो आप इसको फॉरेनर फॉरेन कह सकते हो। तो जेनो मतलब होता ही वही है। अब जेनो आया उसके साथ बायोलॉजी आ गया, इसका सीधा सा मतलब है कि जीवन की जो भी संभावनाएं हैं पृथ्वी के बाहर। पृथ्वी के बाहर कहने का सीधा सा अर्थ क्या हुआ? आउटसाइड द अर्थ कहने का अर्थ हुआ, पृथ्वी से बाहर कहने का अर्थ हुआ मतलब अंतरिक्ष में। पृथ्वी से बाहर मतलब कहाँ पे? तो पृथ्वी से बाहर मतलब अंतरिक्ष में, यूनिवर्स या फिर स्पेस कह लो, स्पेस में। ठीक है, तो इसको हम जेनो बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जेनो बायोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। अब इसी शब्द के लिए और दो शब्द आपको आते हैं। पहला शब्द तो ये हो गया, दूसरा आप इसके लिए ही जेनो बायोलॉजी को एक्सो बायोलॉजी भी कह सकते हो। एक्सो बायोलॉजी भी कहा जाता है। ये भी शब्द आपसे पूछा जा सकता है, इसका अर्थ भी यही होता है पृथ्वी से बाहर जीवन का संभावनाओं का अध्ययन। और उसके साथ ही साथ एस्ट्रोबायोलॉजी भी आप कह सकते हो। एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोबायोलॉजी भी आप कह सकते हो। तो ये ध्यान आपको रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। एक नया जो है वो जीवाश्म खोजा गया था, जिसको एग्रियोडोंटोसॉरस एग्रियोडोंटोसॉरस हेल हेलस बाइपेने, ये जो है वो जीवाश्म का नाम है, फॉसिल है। उस फॉसिल का नाम है। तो ये फॉसिल जो है वो कहाँ मिला था? तो करंट अफेयर का सवाल है। ठीक है, करंट अफेयर का ये सवाल है। हाल के वर्षों में जो डायनासोर है और जो प्राचीन प्राचीन जीव हैं उनके दुर्लभ जो जीवाश्म है वो मिस्र के पश्चिमी जो रेगिस्तान होता है, और जो बहारिया ओएसिस जो है, ओएसिस ऐसा जगह को बोलता है, रेगिस्तानी जैसा समझ लो। मतलब रेगिस्तान में जो ऐसे है और रेगिस्तान में हरा भरा पेड़ यहाँ पे है, तो उसको ओएसिस जो है वो कहा जाता है। उस क्षेत्र में खोजा गया ये है। तो आपका आंसर जो होगा वो इजिप्ट। ठीक है, आंसर आपका इजिप्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाओगे। ठीक है, और इजिप्ट का हिंदी मिस्र होता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इस क्षेत्र में दुनिया भर में पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी आपको पता है कि जीवाश्म विज्ञान का जो अध्ययन होता है, फॉसिल का जो स्टडी होता है, कई बार मैंने बता रखा है, उसको जो है वो पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी इसको कहा जाता है। तो उसका महत्वपूर्ण केंद्र इसी को माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा।
मिस्र में इससे पहले भी कई सारे जो है वो डायनासोर के प्रजातियां जो है जीवाश्म है उनको देखा गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। भारत के संदर्भ में मैं बता दूं तो भारत में हाल ही में जो थारोसॉरस इंडिकस जैसा डायनासोर जो जीवाश्म है वो जैसलमेर राजस्थान है और मध्य प्रदेश है, वहां पे मिले हैं। ठीक है, वहां पे मिले हैं, लेकिन ऐसे करंट से ही जुड़ के सवाल पूछता है तो नहीं पूछा जाएगा। सवाल पूछ रहा है फिर से, करंट अफेयर का सवाल है तो उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं। आपसे पूछ रहा है कि जो फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार विजेता जो हैं सिमोन साकागुची, वो किस देश से संबंधित है? तो वो जापान से संबंधित है। ठीक है, सिमोन साकागुची जो है वो जापानीज है और इम्यूनोलॉजिस्ट थे। इम्यून सिस्टम जो होता है उस पर स्टडी करते थे। उन्हें फिजियोलॉजी में 2025 में मिला था पुरस्कार। यह पुरस्कार उन्हें रेगुलर टी सेल थेरेपी के लिए मिला था, रेगुलेटरी टी सेल के खोज के लिए मिला था, जो कि ऑटो इम्यून जो बीमारी है और कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी साबित हो सकता है। तो इसके लिए आपको किसके लिए मिला था? तो रेगुलेटरी टी सेल थेरेपी, टी सेल, ठीक है, रेगुलेटरी टी सेल्स को खोजा था, इस कारण से मिला था इनको। इनके साथ ही साथ दो और चिकित्सक थे जिनको मिला था। तो उनका नाम मैरी ई ब्रुनको था और दूसरा जो नाम था वो राम्सडेल था। तो वो आप याद करते होंगे हमेशा। 1968 में भारतीय मूल के हरिगोविंद खुराना है, उन्होंने जेनेटिक खोज किया था, जेनेटिक कोडिंग की खोज की थी, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्रिस्प, क्रिस्प टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाए तो क्रिस्प टेक्नोलॉजी को न है वो कैस 9 भी कहा जाता है। कैस 9, ये जो टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म हमेशा आपसे पूछा जाएगा। क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट फ्लिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। क्रिस्प टेक्नोलॉजी जो होता है उसको कैस 9 कहा जाता है। ये जो टेक्नोलॉजी होता है वो जीन एडिटिंग के लिए यूज किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब आप करो कि जो जीन होता है उस जीन को काटने के लिए, जो डीएनए होता है उसको एडिटिंग के लिए, तो जीन एडिटिंग, जो डीएनए के अंदर जीन एडिटिंग होता है उसके लिए इसका यूज जो है वो किया जाता है। फुल फॉर्म बहुत जरूरी याद रखना है, क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट फ्लिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, तो ये जो है वो जीन एडिटिंग के लिए यूज होता है। यह तकनीक वैज्ञानिकों को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए में कुछ चेंजेस यदि आपको करना है, उसमें बदलाव करना है, तो उसको काटना है, जोड़ना है, बदलना है, तो वो सब आपको ये अवेलेबल करवाता है। ठीक है, क्रिस्प टेक्नोलॉजी, इसको कैस 9 भी यहाँ पे कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना जो एंजाइम यूज होता है ना, जो जो एंजाइम होता है उस एंजाइम को क्रिस्प, जो एंजाइम यहाँ पे काम आता है उसको कैश 9 कहा जाता है, जो कि डीएनए को काटने के लिए जो है वो कैंची का काम करता है। तो ये कैश 9 जो है ना वो डीएनए कैंची इसको आप कह लो, डीएनए कैंची, इसको सीजर कह सकते हो नॉर्मल भाषा में। अब इसकी खोज किसने की थी ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सवाल ये भी पूछा गया है कि इस कैंची की खोज जो है वो किसने की थी। तो इस कैंची की खोज की थी एमेनुअल चारपेंटियर। ठीक है, पहला आप लिखोगे नाम इमैनुअल इमैनुअल चारपेंटियर, इमैनुअल चारपेंटियर। और दूसरा आप नाम लिखोगे जेनिफर डेडान। आपको याद भी होगा, नहीं होगा तो रट लीजिए, जेनिफर डोडाना। ठीक है, तो इन दोनों को इसके लिए क्या, इन दोनों को इसके लिए 2020 में नोबेल प्राइज मिला है। 2020 में नोबेल प्राइज इसी टेक्नोलॉजी को खोजने के लिए मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी होती है इसमें जो एंजाइम का हम यूज करते हैं वो मैंने एंजाइम आपको बताया है। कौन सा एंजाइम है?
तो कैस 9 एंजाइम है जिसका यूज जो है वो किया जाता है, कैस 9 एंजाइम। ठीक है, कैस 9 एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना डिटेल से आपको नहीं समझना है। डीएनए का जो ये स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, वाटसन एंड क्रिक ने खोजा था, ये आपको पता है। ये जो टेक्नोलॉजी होता है वो अडेप्ट करता है डिफेंस मैकेनिज्म मैकेनिज्म अगेंस्ट वायरस और ऑफ बैक्टीरिया। कैस 9 जो होता है वो एंजाइम होता है जो यूज करता है गाइड आरएनए को, जो कि लीड करता है कट करने के लिए। जिस भी डीएनए सीक्वेंसी को आपको कट करना है, मान लिया कि ये वाला कट करना है, तो यहाँ पे कट करने में ये जो है वो काम आता है। तो सीधी सी बात आपको याद रखना होगा, ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, बेसिकली जो आपको क्रिस्पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस क्रिस्पर का मतलब क्या है? तो ये जो क्रिस्पर आपको देखने में मिल रहा है, ये क्रिस्पर मूल रूप से बैक्टीरिया में पाए जाने वाला एक इम्यून सिस्टम होता है। ये जो होता है बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक इम्यून सिस्टम होता है, जो कि वायरस के अगेंस्ट हमें बचाता है। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है वायरस के अगेंस्ट। ठीक है, वायरस के अगेंस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये जो पूरी टेक्नोलॉजी चलती है, इसमें कैस 9 जो है वो एंजाइम को यूज करता है। यह एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन को, डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटने के लिए कैंची के रूप में काम करता है। तो डीएनए कैंची के रूप में कौन काम कर रहा है? कैस 9 काम कर रहा है। उसके बाद गाइड आरएनए, जिसको जी आरएनए मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे आपको गाइड आरएनए दिखेगा, जिसको मैं जी आरएनए बोल रहा हूँ, गाइड आरएनए, जी आरएनए। ये क्या करता है? तो यह एक छोटा आरएनए टुकड़ा होता है जो कि कैस 9 को डीएनए के उस विशिष्ट हिस्से तक ले जाता है जिसे काटना होता है। तो कभी भी पूछा जाए कि गाइड कौन करता है, तो जी आरएनए करता है। ठीक है, उसके बाद टारगेट डीएनए होता है। तो जीव के डीएनए का वह हिस्सा जिसमें आपको म्यूटेशन करना होगा, तो वो जो है वो टारगेटेड जीएनए होता है, डीएनए होता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैं ब्लैक से इसको करता हूँ, ये है टारगेटेड जीएनए जिसको आपको काटना है। ठीक है, डीएनए टारगेट सीक्वेंसिंग हमको यहीं पे करना है। तो जो गाइड आरएनए होता है, ये लक्ष्य जो होता है वो डीएनए की पहचान करता है। उसके बाद क्या होता है? सबसे पहले तो पहचान किया, उसके बाद कैस 9 एंजाइम जो है वो उस स्थान पर जाता है, वहां पे डीएनए के जो धागे होते हैं, जो स्ट्रेट्स होते हैं, उनको काटता है। उसके बाद कोशिका जो है वो अपना रिपेयरिंग तो खुद से करेगा ही, तो कोशिका जो है, सेल जो है वो अपना रिपेयर मैकेनिज्म यूज करता है और उस गैप को भर देता है, जिससे जो बदलाव हुआ है वो वहां पे बदलाव हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा आधुनिक टेक्नोलॉजी है। इसका यूज़ आगे आने वाले समय में बहुत व्यापक रूप से होगा, जैसे-जैसे साइंस का विकास होता चला जाएगा। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, कोई आनुवांशिक बीमारियाँ आपको हो जाती है। जो ऐसी बीमारी जो हेरिटेजिक बीमारी आप कह सकते हो, आनुवांशिक बीमारी कह सकते हो। तो जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसेमिया हो गया, साइटिका हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, इन सब का इलाज में ये काम हो आ सकता है, क्योंकि आप वहां पे ना जिस डीएनए में खराबी है, जिस जीन में खराबी है, उसको काट के हटा सकते हो। इसको एग्रीकल्चर में भी यूज किया जा सकता है। तो कई जगह पे यहाँ पे जो ये जो है वो यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। हाल के समय में बात करूं तो यूके और यूएसए के द्वारा सिकल सेल एनीमिया के इलाज के लिए पहली बार जो है वो क्रिस्प आधारित थेरेपी है जिसको यूज किया गया है, और उस थेरेपी का नाम है, उस जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है कैसगेवे। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है कैसगेवी। तो हो सकता है कि कभी पूछ लिया जाए, तो कैसगेवी आपको याद रखना है। क्रिस्प आधारित थेरेपी है जो कि सिकल सेल एनीमिया के इलाज के लिए है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया के एनीमिया का इलाज के लिए क्रिस्प टेक्नोलॉजी है। कौन सी टेक्नोलॉजी है? क्रिस्प टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आपको रखना है। ठीक है, देखो हमारा जो शरीर होता है वहां पे सोमैटिक सेल्स होती हैं और
जर्मिनाइल सेल्स होती हैं। सोमैटिक सेल मतलब शरीर की सामान्य कोशिकाओं में बदलाव जब आपको करना है तो यह अगली पीढ़ी में सोमैटिक नहीं जाता है। लेकिन जर्मलाइन जो होता है, जैसे शुक्राणु, अंडाणु या फिर जो जो एम्ब्रॉय होता है, जो स्पर्म होता है, जो इन सब में यदि बदलाव करना है, क्योंकि यही तो चेंजेस आगे जो जो बच्चे होते हैं उनमें जाता है ना, अगली पीढ़ी में जाता है, तो इन सब को जो है वो, इन सब में जो एडिटिंग की जाती है ना, वही जो है वो कहलाती है। तो इसको क्या बोलेंगे? जर्मलाइन। यहीं पे ये है, और भारत में इसको बैन किया गया है। भारत में ये प्रतिबंधित है। ठीक है। भारत ने जिन संपादित जो फसल होती हैं, जिन आधारित जो फसल होती है, जिसको जीएम जो है वो कहा जाता है, उसमें कुछ छूट दी है। जैसे विटी कॉटन, ये सब आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है। तो मेन होता है ना कि इसका गलत यूज किया जा सकता है, इसीलिए इस पर थोड़ा सा जो है वो विचार किया जाता है। जैसे यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्रिस्प 9 जो है वो क्या है, तो जिन एडिटिंग होगा तब उसे आपको चुनना है, और मॉलिक्यूलर सीजर या फिर जिन एडिटिंग, दोनों में से कुछ भी हो तो उसको आपको चूज करना होगा। भारत में सिकल सेल एनीमिया के मामले जो है वो ट्राइबल एरिया में अधिक है, जहां पे क्रिस्प एक वरदान के रूप में काम कर सकता है। कैस 9 जो है वो न्यूक्लियस एंजाइम है। ये जो कैस 9 का एंजाइम है, ये एंजाइम कौन सा है? तो इट इज अ न्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है। इट इज अ न्यूक्लियस एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? तो ये न्यूक्लियस एंजाइम है। न्यूक्लियस एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। वे एंजाइम न्यूक्लियस एंजाइम कहलाते हैं जिनमें न्यूक्लिक एसिड को काटा जाता है। अब न्यूक्लिक एसिड कौन सा होगा? तो या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। ठीक है, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल फिर से करंट से है कि रसायन शास्त्र में नोबेल का पुरस्कार किसे मिला था? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओ आप। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, उनको मिला था। नाम आप याद रख लोगे। कितागावा हो गया, रॉबसन हो गया, यागी हो गया। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी रसायन में नोबेल पुरस्कार जो होता है वो रॉयल रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, लेकिन एज कंपेयर में बात करूँ ना, तो और दो शिफ्ट हैं उनसे यहाँ पे साइंस का सवाल थोड़ा सा आसान है, सोचने पे बनता है। लेकिन और वाले में ना बहुत टफ था, खास करके जो सेकंड शिफ्ट था, सेकंड फेज का जो एग्जामिनेशन था, वो तो और ही टफ था। पहला पढ़ते हैं। पहला बोल रहा है कि द्रव्यमान m का एक वस्तु जो है वो मुक्त रूप से गिर रही है। ये एक वस्तु है जिसका मास जो है वो m है। ये नीचे की ओर जो है वो फ्री फॉल कर रही है। फ्री फॉल कर रही है। ठीक है। अब वो फ्री फॉल जब कर रही है तो बोल रहा है कि उसका जो एक्सेलरेशन होगा, उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, इसकी बात कर रही है। तो जब भी कोई वस्तु फ्री फॉल करती है तो उस पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? फ्री फॉल जब भी कोई व्यक्ति वस्तु करेगा तो इसका एक्सेलरेशन और जी जो है वो दोनों बराबर होता है। एक्सेलरेशन और जी जो है वो दोनों बराबर हो जाता है, मतलब 9.8 के आसपास रहेगा। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास रहेगा। अब जो कि एक कांस्टेंट रहता है। अब जब ये त्वरण जो है वो कांस्टेंट होता है तो वेग जो है वो क्या होगा? वेलोसिटी जो है वो क्या होगा? वो एक समान दर से जो है वो बढ़ता रहेगा। उसकी वेलोसिटी होगी वो समान दर से, सेम रेट से बढ़ता रहेगा। ठीक है। और उसका क्या होता है? तो v बराबर होता है u प्लस जी टी। जी टी मतलब ए टी। आपने ये गैलीलियो वाला फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना, चार फॉर्मूलेज गति के इक्वेशन में पढ़े जाते हैं। तो यही इक्वेशन आपको यहाँ पे लगता है। तो पहला स्टेटमेंट है कि त्वरण उसका स्थित है, तो ये तो सही हो गया। पहला स्टेटमेंट तो सत्य है। निष्कर्ष की बात करते हैं कि निष्कर्ष क्या बोल रहा है। तो निष्कर्ष कह रहा है कि वस्तु की वेग जो है वो समान रूप से बढ़ती है। वस्तु की वेग जो है वो सामान्य रूप से बढ़ती है। अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए। ये
केवल और केवल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब उस पे दो निष्कर्ष दिए गए हैं, एक निष्कर्ष और दो निष्कर्ष। तो स्टेटमेंट बोल दिया कि ठीक है, त्वरण स्थिर रहता है। तो जब भी त्वरण स्थिर रहेगा तो मैंने कहा वेलोसिटी जो है वो समान रूप से बढ़ता है, समान रूप से बढ़ता है, तो पहला तो सही हो गया, वेलोसिटी समान रूप से बढ़ गया। दूसरा बोल रहा है कि वस्तु का जो त्वरण है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, एक्सेलरेशन है वो द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। तो आपको फॉर्मूला में, इस फॉर्मूले में कहीं भी दिख रहा है एम? आपको कहीं भी ये एम दिख रहा है, मास दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है ना। तो गैलीलियो का प्रयोग और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार फ्री फॉल जब भी कोई वस्तु करता है, उसका जो त्वरण होता है, उसका जो त्वरण होता है जी होता है, और उसको बोलते हैं जी एम आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, इस पे 2-3 सवाल पूछा भी गया है। अब इसमें वस्तु के द्रव्यमान पर ये निर्भर करता ही नहीं है। वस्तु का जो द्रव्यमान होता है एम पर निर्भर नहीं करता। ये वैक्यूम में एक पंख और एक लोहे की गेंद गिराई जाए, दोनों समान त्वरण के साथ ही एक साथ जमीन पर गिरेंगे, लेकिन होना चाहिए वैक्यूम। वहां पे एयर का जो फ्रिक्शन होगा उसको नेग्लेक्ट हमको करना पड़ेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करना, नहीं होता है। यह जो सिद्ध करने वाले पहले वैज्ञानिक थे वो गैलीलियो ही थे, और इन्होंने ही पीसा की झुकी मीनार है उससे ये प्रयोग जो है वो किया था। लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, उससे ये प्रयोग किया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, आसान सा सवाल था, कंसेप्चुअल था, थोड़ा सा समझोगे बन जाएगा। तो एक केवल और केवल एक निष्कर्ष जो है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलोगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ब्लैक होल की बात हो रही है, कृष्ण पिंड की। कथन बोल रहा है कि ब्लैक होल एक आदर्श अवशोषक तथा विकिरक होता है। ब्लैक होल जो होता है वो एक आइडियल एब्जॉर्बर एंड रेडिएटर होता है। ये हमारा कथन है, ठीक है, ये हमारा कथन है। अब इस कथन पर क्या क्या रिएक्शन आते हैं देखता हूं। पहला रिएक्शन बोल रहा है कि रेडिएशन इज नॉट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ ब्लैक होल बॉडी, ठीक है। तो जब भी कोई वस्तु जो है, जब भी कोई वस्तु की बात करें, तो एक जो है वो ब्लैक होल है, एक आइडियल ब्लैक होल की हम बात करते हैं। तो एक आइडियल ब्लैक होल है, वो एक जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो वह जो है वो पिंड है जो अपने ऊपर पड़ने वाला 100% जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एक आइडियल ब्लैक होल की। आइडियल ब्लैक होल, आइडियल ब्लैक होल जो होता है वो 100% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसको, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है उसको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अब चूंकि 100% है, इसीलिए इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन या फिर कोई भी ट्रांसमिट जो है वो नहीं होगा। तो कृष्ण पिंड से विकिरण जो है वो प्रवर्तित नहीं होती है। ये तो स्टेटमेंट सही हो गया, हाँ, निष्कर्ष सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष जो है वो पढ़ते हैं। दूसरा बोल रहा है कि अ ब्लैक होल बॉडी रेडिएट्स मोर एनर्जी एट हाई टेम्परेचर। बोल रहा है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन जो है वो देगा, रेडिएशन के रूप में ज्यादा एनर्जी देगा। तो एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है। ये लॉ जो है वो क्या कहता है, आपको लुसेंट भी आप पढ़ोगे ना तो वहां पे भी ये लॉ जो है वो दिया हुआ है, आई थिंक, मेरे हिसाब से जितना मुझे याद आ रहा है। इसके अनुसार क्या होता है ना, इसके अनुसार कोई भी ब्लैक होल जो है, उस ब्लैक होल के द्वारा जो रेडिएशन निकलता है, विकिरण ऊर्जा निकलती है, रेडिएशन एनर्जी निकलती है, उसके पूर्ण तापमान के चौथे घात के समानुपाती होता है। यहाँ पे जो एनर्जी निकलती है वो टेम्परेचर का चौथे घात का समान होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, अब शायद आपको याद आए। इसीलिए तापमान जितना अधिक होगा, क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा। तो तापमान जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक जो है वो रेडिएशन निकलेगा, उतना ही अधिक रेडिएशन जो है वो निकलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये भी सही, ये भी सही, तो दोनों जो है वो
सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाओगे, दोनों सही हो जाएगा। क्रिचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन क्या कहता है? क्रिचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन कहता है कि एक अच्छा अवशोषक जो होता है वही एक अच्छा उत्सर्जक भी होता है। एक अच्छा एब्जॉर्बर जो होता है वही अच्छा एमिटर होता है। तो गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर। इट इज क्रिचॉफ्स लॉ, आपने पढ़ा होगा। सूरज और तारे की जो भौतिकी है उसमें ब्लैक होल माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि आवेशित धात्विक गोले के अंदर जो है वो विद्युत क्षेत्र जो है वो शून्य होता है। एक गोला है, अब इस पर बोल रहा है कि आवेशित है, इस मतलब इसमें चार्जेस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस बोल रहा है कि इस चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर जो है इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो होता है। तो ये आपने यदि 11th को थोड़ा सा भी सही से पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा। यस, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नियम के अनुसार किसी भी बंद कंडक्टर को कंडक्टर के ठीक अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा शून्य होता है। ये शून्य होता है, तभी तो बोला जाता है ना कि जब भी बिजली कड़के तो अपने कार का दरवाजा बंद करके रखिए। कहीं से कोई भी खुला नहीं होना चाहिए, सब कार के दरवाजे खिड़की सब कुछ बंद रखिए। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाएगा और ये बाहर से बाहर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, इस कारण से ये सही हो गया। दूसरा कह रहा है, कारण क्या बता रहा है? कारण बता रहा है ना कि चालक में कंडक्टर में आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है वो केवल बाहरी सतह पर ही स्थित होता है। तो यस, यही तो कारण भी है ना, केवल बाहरी सतह पर स्थित होता है तभी तो वो अंदर शून्य हो जाता है। समझाता हूं। कोई भी कंडक्टर है जब उसको चार्ज किया जाता है तो अपना जो आपसी रिपल्सन है, प्रतिकर्षण है, उसके कारण सारा आवेश जो है वो आउटर सरफेस पर चला जाता है, अंदर कोई आवेश होता ही नहीं है। अब गॉस का नियम आप पढ़ो, पहला जो शिफ्ट का 14 तारीख वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था गॉस का नियम में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चार्ज जो इन होता है वो जीरो होता है। यही तो मैंने आपको गॉस लॉ में बताया था। इस गॉस लॉ के अनुसार जब अंदर आवेश शून्य होगा तो विद्युत क्षेत्र भी शून्य हो जाएगा। अब मैंने कहा कि अंदर आवेश शून्य है तो इन क्यू इन जो है चार्ज जो अंदर है वो तो शून्य हो जाएगा। तो ये शून्य बटा ई जीरो जाएगा, तो वो तो शून्य हो जाएगा ना, क्योंकि क्यू इन तो शून्य है। गॉस लॉ के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होगा, विद्युत क्षेत्र जो ई इंटू डी ए आप लिख रहे हो वो भी शून्य होगा, क्योंकि जीरो बटा कुछ भी कर लो वो तो जीरो ही होगा। वो तो जीरो ही होगा। तो ये गॉस लॉ एक्सप्लेन कर देता है, गॉस लॉ एक्सप्लेन कर देता है। तो ये एक्सप्लेन भी हो रहा है, व्याख्या भी सही कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाओगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। इस गुण का उपयोग जो है वो बाहरी विद्युत क्षेत्र से संवेदनशील उपकरणों को बचाने के लिए किया जाता है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है। यही कारण है कि लाइटनिंग जब होती है ना तो कहा जाता है कि आप कार में बैठे हुए तो अपना कार का जो है वो बंद कर लो पूरी तरह से। ठीक है, कार को बंद करो, कार के अंदर रहो। ठीक है, क्योंकि कार क्या होता है, कार एक धात्विक धात्विक खोल की तरह काम करता है। ठीक है, तो इस कारण से ये होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है उसमें आइंस्टाइन का समीकरण जो है वो कौन सा है? तो वो है ई बराबर एच वी माइनस फाइव। ई बराबर एच वी माइनस फाइव। तो ये जो है क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में आइंस्टाइन का समीकरण है। अब इस पे तीन कथन जो है वो दिया गया है, एक एक करके समझते हैं। तो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है वो क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन है वो क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इसका होता है एच वी माइनस फाइव। ठीक है, एच वी माइनस फाइव, जहां पे के मैक्सिमम जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक
एनर्जी, इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब एक एक करके पढ़ते हैं। देखो, लाइट जो होता है वो फोटोन की तरह भी काम करता है। तो फोटोन मतलब छोटे छोटे ऐसे ऐसे टुकड़े के रूप में लाइट आता है, छोटे छोटे टुकड़े के रूप में जो है वो लाइट आता है। तो ये फोटोन हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये फोटोन आ रहा है और फोटोन जैसे ही पड़ता है ऑब्जेक्ट पे, तो उस ऑब्जेक्ट पे फोटोन पड़ने से वहां से जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसके जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इमिट करते हैं, वो बाहर निकलते हैं मेटेलिक सरफेस से। ठीक है, वो मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलते हैं। तो यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कहलाता है। अब इसमें 3 स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है। पहला कह रहा है कि जो फाई होता है, फाई जो दिया गया है वो धातु का कार्यफलन, वर्क फंक्शन को दर्शाता है। तो फाई जो है वो वर्क फंक्शन को दर्शाता है, और यह जो होता है वो न्यूनतम ऊर्जा है जो कि इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने के लिए चाहिए। ठीक है, यह जो है वो मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने के लिए चाहिए। इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन है इसको धातु की सतह से बाहर निकालना है, तो इसके लिए मिनिमम जो एनर्जी होगी वही जो है वो फाई कहलाता है। मिनिमम जो एनर्जी होगी वही फाई कहलाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो एचवी है, एचवी जो है उससे बड़ा जो है वो फाई हो। यदि एचवी से ज्यादा बड़ा फाई हो तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक है, तो यदि आने वाला फोटोन की जो ऊर्जा है वही तो एचवी कहलाएगा। आने वाला जो फोटोन का एनर्जी है, ये एचवी जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये एनर्जी है जो फोटोन से आ रही है, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनसे आ रही है। तो ये यदि फाई से कम हो, ये यदि जो है वो कार्य फलन से कम हो, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु से बाहर निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो फाई से ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि फाई क्या है? वो मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालता है, और वही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एचवी जो है वो यदि कार्यफलन से कम है, एचवी जो है वो यदि कार्यफलन से कम है, एनर्जी जो है वो कार्यफलन से कम है, तो ऊर्जा तो निकलेगी ही नहीं। ठीक है, तो बाहर नहीं निकल पाएगा इलेक्ट्रॉन। तीसरा पढ़ते हैं। तो फोटोन की तीव्रता जो है वो बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। बोल रहा हूं कि ये जो फोटोन आ रहा है, इसकी हम तीव्रता बढ़ाते हैं, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, तो कहा जा रहा है कि जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो बढ़ जाती है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से बाहर निकलने वाला जो नंबर ऑफ फोटोन है वो बढ़ता है। यदि आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हो, यदि आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हो, तो इससे क्या होगा? इससे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ती है, जिससे करंट जो है वो बढ़ता है। लेकिन इसका काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो नहीं बढ़ेगा। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जिससे का जो है वो करंट वहां पे तेज हो जाएगा, लेकिन गतिज ऊर्जा तो नहीं बढ़नेगी ना। तो काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड्स ऑन आवृत्ति। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है, इस कारण से ये चेंज नहीं होगा। तो ये तो गलत हो गया। एक और दो सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से आंसर बनेगा। एक और दो सही है। आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसी के लिए 1921 में जो है वो भौतिकी का नोबेल जो है वो पुरस्कार दिया गया था। और उनको थियोरी ऑफ
रिलेटिविटी जो उनकी सबसे बेस्ट थ्योरी है, ई बराबर एम सी स्क्वायर, उसके लिए नहीं मिला था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की और बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो प्रोपेगेट करता है वैक्यूम में, तो क्या होगा? यदि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं वो निर्वात में संचारित होती है तो क्या होगा? ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, बोल रहा है कि जो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हैं। यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वैक्यूम में प्रोपेगेट करवाएं, वैक्यूम में संचालित करवाएं, तो पहला बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर दोलन करते हैं, और दोनों की तरंग जो है, दोनों की तरंग का जो प्रसार की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, वो भी लंबवत होता है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत दोलन करेंगे। ठीक है, ऑसिलेशन जो उनका होगा वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे होगा, तो पहला सत्य हो गया। दूसरा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। विद्युत चुंबकीय जो तरंग होते हैं उनको माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ये तो गलत हो गया, सीधी सी बात है। साउंड वेव के विपरीत जो है वो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं, प्रकाश हो गया, एक्सरे हो गया, रेडियो तरंगे हो गई, इनको यात्रा करने के लिए किसी भी जो फिजिकल मीडियम है ना उसकी आवश्यकता नहीं होती है, वैक्यूम में आसानी से यात्रा कर सकते हैं। तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, तो दूसरा गलत, दूसरा गलत। अब केवल और केवल ये और ये बच रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि सभी तो होगा नहीं। तो आंसर ऐसे भी निकलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो ऊर्जा और संवेग को वहन करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होता है वो कैरी करता है एनर्जी एंड मोमेंटम को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे जब अंतरिक्ष में यात्रा करती है तो वो अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम दोनों लेकर चलती है। सूर्य की गर्मी हम तक इसी ऊर्जा के कारण पहुंचती है, और यह जो है वो सतह पर रेडिएशन प्रेशर भी डालती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। वैक्यूम में सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो एक ही गति से यात्रा करती है। प्रकाश की गति जो होती है उसी से सबकी यात्रा होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले जो है वो मैक्सवेल ने दिया था, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें विजिबल लाइट जो है वो होता है, उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है ये पूछा जाता है। तो 380 से लेकर 780 तक ये बार बार पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इनका जो है वो क्रम भी आपसे पूछा जाएगा। तो गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ऐसे चलता है। ठीक है, ऐसे ये चलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा, कई बार मैंने बताया भी है। सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न प्रकाशीय खोजों को उनका एज जो है, काल है, क्रोनोलॉजी है, उनके अनुसार व्यवस्थित जो है वो करना है। ठीक है, तो पहला जो है वो थ्योरी आता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो किसने दिया था? तो हाइजेन ने दिया था। वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो हाइजेन ने दिया था। इसके अनुसार जो लाइट था वो वेव की तरह काम करता है। लाइट जो है वो वेव की तरह जाता है। यहाँ पे आप देखो, लाइट जो है वो वेव की तरह जाता है। तो वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी, लाइट जो होता है वेव और पार्टिकल दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, वेव की तरफ भी हो जाता है और पार्टिकल की तरफ भी जाता है। तो वेव थ्योरी वाले लोग कहते हैं ना कि ये जो है ना वो पार्टिकल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन्स की तरह होते हैं, जो कि वेव की तरह ज्यादा दिखते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब जो होती है ना वो वेव की तरह दिखते हैं। पार्टिकल थ्योरी ये कंसीडर करता है कि ये जो होता है वो पार्टिकल्स होते हैं जो डिस्क्रीट्स होते हैं, एंटिटीज विद डिफाइन पोजीशन एंड वेलोसिटीज। ठीक है, तो जो वेव थ्योरी दिया था हाइजेन ने, वो कब दिया था? तो 1678 में दिया था। 1678 में दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया था, तो 1678 में, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद जो है वो पार्टिकल थ्योरी आया, जो कि न्यूटन ने दिया। सबसे पहले पार्टिकल थ्योरी ही न्यूटन ने दिया था। तो न्यूटन ने जो थ्योरी दिया था वो दिया था 1675 में। सर आइजैक न्यूटन ने पेपर के माध्यम से प्रकाश की जो
कणिक सिद्धांत होता है, पार्टिकल का जो सिद्धांत होता है उसको प्रस्तुत किया कि ये फोटोन के रूप में चलते हैं, ये फोटोन के रूप में चलते हैं। तो ये जो है वो 1675 जो है वो पहला आ गया। उसके बाद 1678 होगा, मतलब दो के बाद एक होगा, ये गलत हो गया। दो के बाद एक होगा, ये गलत हो गया। दो के बाद एक इसमें है, ये भी गलत हो गया। देखो, एक चीज पहचान गए, आपका आंसर निकल गया। एक चीज पहचान गए, उसी से आपका आंसर जो है वो निकल गया। तो ऐसे सोचिएगा एग्जामिनेशन में, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है चीजों को। ठीक है। बाकी जो इंटरफेरेंस जो है वो थ्योरी है, व्यक्तिकरण का जो थ्योरी है, वो थॉमस यंग ने 1801 में दिया था। ठीक है। डबल सिल्ट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उन्होंने व्यक्तिकरण जो है उसकी खोज जो है वो की, और तरंग सिद्धांत है उसको साबित भी किया। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता है आइंस्टाइन ने दिया था, 1905 में जो है वो दिया था। क्वांटम सिद्धांत, फोटोन का उपयोग करके प्रकाश वैद्युत प्रभाव है उसकी व्याख्या जो है वो की थी। तो 2134, 2134 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, कुछ थ्योरीज हैं और उनका जो है वो संबंधित शब्द उनसे क्या क्या आते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। मॉडर्न फिजिक्स से जुड़ी सब अवधारणाएं हैं। ट्री ब्रॉगली का हाइपोथेसिस जो है वो क्या कहता है? ठीक है। डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस होता है वो होता है पार्टिकल ऑफ मैटर, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो प्रोड्यूस करता है एक वेव पैटर्न, जब वो टू जो स्लिट्स होते हैं, दो पेपर जैसा कुछ है उससे पार करता है, तो वो वेब जैसा जो है वो दिखाता है। यही उनका कहना था। तो डी ब्रॉगली ने 1924 में बताया कि प्रकाश की तरह जो है वो इलेक्ट्रॉन भी, मतलब कोई भी पदार्थ हो सकता है, तरंग जैसी प्रकृति को दर्शाता है। तो ये मैटर वेव इनको कहा जाता है। इनको मैटर वेव जो है वो कहा जाता है। ठीक है। इनको मैटर वेव जो है वो कहा जाता है। तो पहला का जो है वो 3 आ गया। देखो, खत्म, खत्म, खत्म। आपका ऑप्शन नंबर बी बन गया। एक भी जानोगे तब भी चलेगा। क्रॉम्पटन इफेक्ट की बात करते हैं। क्रॉम्पटन इफेक्ट जो होता है, यहां पे देखो, क्रॉम्पटन इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट जो होता है वो क्रॉम्पटन ने दिखाया था जब एक्सरे है, जो फोटोन है, एक्सरे फोटोन मतलब लाइट का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये जो फोटोन है वो किसी इलेक्ट्रॉन से कराते हैं तो उनकी ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है। ठीक है। ये ने क्या किया, ये जो है वो फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराया, ये है इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन से कोलिजन हुआ, तो इसके बाद जो इसकी एनर्जी हो गई वो कम हो गई, इसकी एनर्जी जो हो गई वो कम हो गई। और यह जो है वो फोटोन स्कैटरिंग है, फोटोन का स्कैटर हो जाता है, तो ये फोटोन स्कैटरिंग कहलाया। ये जो है वो फोटोन स्कैटरिंग कहलाया। तो ये 4 उसके बाद आएगा, ये जो है वो 4 आएगा। उसके बाद जीमैन इफेक्ट आता है। जीमैन इफेक्ट, जब किसी प्रकाश के स्रोत को, जीमैन इफेक्ट क्या है कि जब भी किसी प्रकाश के स्रोत को, कोई भी प्रकाश का एक स्रोत है, एक हाँ, प्रकाश का एक स्रोत है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड में यदि उसको रखोगे, लाइट का यदि सोर्स है, उस लाइट के सोर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो उसका जो वर्ण रेखाएं जो होती हैं, स्पेक्ट्रल लाइन जो होती हैं, वो विभाजित हो जाती हैं, और इसी को जीमैन इफेक्ट जो है वो कहते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। ठीक है। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नहीं होता। तो ये वाला जो पार्ट है वहां पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ए वाला। बी जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ होता है, इसमें जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी वाले पार्ट में। उसके बाद सी वाला पार्ट होगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, और लॉन्गिट्यूडनल जीमेन इफेक्ट जो है वो कहलाएगा। तो ये जीमेन इफेक्ट बस याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीमेन इफेक्ट जो है वो स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो होती है, वहां पे वर्ण रेखाएं विभाजित होती है, स्पेक्ट्रल लाइन विभाजित होती हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। स्पेक्ट्रल लाइंस विभाजित होती है, स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो विभाजित होती है। तो ये जो जीमेन इफेक्ट है
ये समझ में आ गया। उसके बाद चौथा जो है वो पेयर प्रोडक्शन है। पेयर प्रोडक्शन जो है वो क्या करता है, तो जब एक उच्च ऊर्जा वाला गामा फोटोन है, एक जो है वो उच्च ऊर्जा हाई एनर्जी वाला गामा फोटोन है, तो किसी भी भारी नाभिक के पास से यदि गुजरेगा, एटॉमिक न्यूक्लियस जो कि हैवी है, उसके पास से यदि वो गुजरता है, तो वो इलेक्ट्रॉन और एक जो है वो पॉजिट्रॉन में बदल जाता है। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक जो है वो ये पॉजिट्रॉन हो गया। ऐसे लिखो, एक जो है वो ये पॉजिट्रॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, और एक जो है वो ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, गामा फोटोन जब गुजरती है किसी भारी नाभिक से, तो वो ऐसे ही चेंज होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसको अमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाएगा, तो उसको हम करेंगे लो रेसिस्टेंस के साथ उसको पैरेलल में जोड़ देंगे। तो समानांतर में निम्न प्रतिरोध के साथ उसको जोड़ा जाएगा। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव उपकरण है, जो कि एक छोटा, बहुत सारा माइक्रो एम्पियर को माप सकता है। इसे बड़ी धाराओं को मापने के लिए ए मीटर में बदलना जाता है, और ए मीटर में बदलने के लिए उसको पैरेलल में एक बहुत ही कम मान का लो रेसिस्टेंस जो है वो जोड़ा जाता है। और ये जो लो रेसिस्टेंस हम जोड़ते हैं, इसको संट बोला जाता है। यह इसलिए लगाया जाता है ताकि करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर से ना गुजर कर इस संट से गुजर जाए और गैल्वेनोमीटर जलने से बच जाए। तो ये इसका मेन थ्योरी होता है, कभी इसको और डिस्कस कर लेंगे। एक आइडियल एमीटर की बात करें तो वहां पे रेसिस्टेंस जो होता है वो जीरो होता है। एक आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें तो वहां पे जो रेसिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है, बात करते हैं 14 नंबर के सवाल की। 14 नंबर में दो चीजें पूछी जा रही है, एक तो डिके कांस्टेंट पूछा जा रहा है और दूसरा हाफ लाइफ पूछा जा रहा है। पहले तो आपको समझना होगा कि ये किस चैप्टर से सवाल पूछ रहा है। तो रेडियो एक्टिविटी से सवाल पूछा जा रहा है। आपने मेरी केमिस्ट्री की क्लास को देखा होगा, तो मैंने इस बारे में काफी डिटेल से आपको बताया था। तो रेडियो एक्टिविटी जो होती है वहां पे हाफ लाइफ एक शब्द होता है। हाफ लाइफ उस शब्द को कहते हैं जिसमें किसी रेडियो धर्मी पदार्थ जो होता है, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उस एलिमेंट के, रेडियो एक्टिव पदार्थ के आधे परमाणु डिके हो जाते हैं। जैसे इसका एज यदि 25 ईयर तक, ये मान लो कि 25 साल तक डिके हो सकता है, 24 मानो तो ज्यादा अच्छा है, 24 तक डिके हो सकता है, तो उसका हाफ लाइफ जो होगा ना, वो 12 होगा। वो हाफ लाइफ जो होगा वो इसका 12 होगा। इतने में वो आधा डिके हो जाएगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, उनसे डिके होते ही रहता है। तो ये जो हो गया वो हाफ लाइफ हो गया। ठीक है, ये जो है वो अर्ध आयु हो गया। अब ये जो अर्ध आयु होता है और जो डिके कांस्टेंट होता है, उनके बीच जो संबंध होता है वो कैसा होता है, तो टी हाफ जो होता है वो होता है इक्वल टू बटा लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पे इन टू मतलब प्राकृतिक लघुगणक 2 है, इसका मान 0.693 है, तो सीधा इसका मान ही हम रख देते हैं, इतना याद करने की क्या आवश्यकता है, 0.693 बाई लैम्डा। बाकी याद रख सकते हो, यहाँ पे इन टू भी लिखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं पूछा जाएगा कभी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, दोनों में संबंध। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है। अर्ध आयु और औसत आयु के बीच यदि आपसे संबंध पूछा जाए, टी हाफ बराबर होता है 0.93 इंटू एवरेज लाइफ। तो ये भी आप याद रख सकते हो। रेडियो धर्मिता जो है इसका एसआई मात्रक बैकरेल होता है, और अन्य जो है वो क्यूरी होता है और रदरफोर्ड होता है। तो ये सब भी पूछा जाता है। बाकी बैक बैंग थ्योरी की बात कर लेते हैं, और आज का लास्ट सवाल, इसके बाद बचा हुआ जो है वो आगे डिस्कस कर लेंगे। बिग बैंग थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करता है किस चीज को, तो ये ब्रह्मांड के जो प्रसार होते हैं
उनको बताता है। यूनिफॉर्म एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स है, उसको बताता है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, उसको बताता है। यह जो सिद्धांत है वह मुख्य रूप से ऑब्जर्वेशन पर आधारित है कि आकाश गंगाएं जो होती है, गैलेक्सीज जो होती है, वो एक दूसरे से दूर जा रही है। जितनी भी गैलेक्सीज जो होती हैं वो एक दूसरे से दूर जो है वो बढ़ रही है, जिसका अर्थ ये है कि ब्रह्मांड जो है वो अभी भी एक्सपेंशन हो ही रहा है। यूनिवर्सल एक्सपेंशन जो है वो हो ही रहा है। अभी भी नए नए गैलेक्सी जो है वो हमेशा फॉर्मेशन होते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। सवाल आपसे पूछेगा कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो किसने दिया था? तो बेल्जियम के एक खगोल शास्त्री थे, जॉर्जेस लेमेत्रे। ठीक है, जॉर्जस लेमेत्रे कहाँ के थे? तो बेल्जियम। इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मांड के विस्तार को सबसे पहले किसने बताया था? तो एडविन हबल ने। यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन हो रहा है इसके बारे में किसने बताया था? तो हबल ने बताया था। एडविन हबल ने बताया था। ठीक है, माना जाता है कि बिग बैंग जो थ्योरी है वो 13.8 बिलियन अरब वर्ष पहले हुआ था। 13.8 बिलियन अरब वर्ष पहले। ठीक है, बिलियन वर्ष मतलब 13.8 अरब वर्ष पहले। बिलियन मतलब अरब। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना होगा। तो ये रहा पार्ट नंबर 6, जिसमें 20 तारीख वाला जो भी था उसका हमने 15 क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें बचे हुए सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।